हेलो एवरीवन। केयरगो नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कमल सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डेफिनेशन की हम बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द इन्फ्यूजन ऑफ होल ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स सच एज प्लाज्मा, आरबीसीज और प्लेटलेट्स इनटू द वेनस सिस्टम। देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब हम ये समझें कि या तो कंप्लीट ब्लड या ब्लड की सेल्स या ब्लड प्लाज्मा या कोई भी ब्लड का कंपोनेंट हम डायरेक्ट वेनस सिस्टम में इन्फ्यूज करें, इस प्रोसेस को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पज़ क्या हो सकते हैं, किस कारण से ज़रूरत पड़ेगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। फर्स्ट पर्पज़ है टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम आफ्टर सर्जरी, ट्रॉमा और हेमरेज। अगर किसी पेशेंट को ब्लड की कंसंट्रेशन, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, जिनमें कारण हो सकते हैं कोई सर्जरी हो, कोई ट्रॉमा हो या किसी और वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो, हेमरेज हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ए पेशेंट विद सीवियर क्रोनिक एनीमिया। अगर किसी पेशेंट को एनीमिया हो और आरबीसीज की जो संख्या है वो कम हो, उसको इंक्रीज करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम टू प्रोवाइड प्लेटलेट्स टू पेशेंट्स विद लो प्लेटलेट काउंट्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। अगर किसी पेशेंट में ड्यू टू प्रोवाइड प्लेटलेट टू पेशेंट with low platelet counts due to treatment with chemotherapy। अगर किसी पेशेंट के जो कैंसर से सफ़र कर रहा है उसको कीमोथेरेपी दी जा रही है और कीमोथेरेपी के कारण बोन मैरो सप्रेशन होगा और बोन मैरो सप्रेशन की वजह से पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की कंडीशन डेवलप होती है। उस दौरान हम पेशेंट को प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू प्रोवाइड क्लोटिंग फैक्टर्स इन प्लाज्मा फॉर पेशेंट्स विद हेमोफिलिया और डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी DIC। अगर किसी पेशेंट में, जैसे हम समझें कि पेशेंट को हीमोफीलिया है, अब हीमोफीलिया में हम लोग ट्रांसफ्यूज करेंगे क्लोटिंग फैक्टर्स का, जैसे 9, 10, 11 जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनकी वजह से हीमोफीलिया ABC होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टू रिप्लेस प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बुमिन। अगर किसी पेशेंट में हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाए, ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो जाए, एल्बुमिन की कमी की वजह से पेशेंट में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो ब्लड जो फ्लूइड को शिफ्ट करने होने से रोकता है अदर कंपार्टमेंट्स में, उसकी वजह से पेशेंट में एडिमा डेवलप होता है। तो हाइपोएल्बुमिनियम, पेशेंट के हाइपोएल्बुमिनिया कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम उस पेशेंट में ट्रांसफ्यूज करेंगे एल्बुमिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू रिप्लेस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन केस ऑफ DIC। अगर कोई पेशेंट है DIC का, उस पेशेंट में जो डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी होता है, उस पेशेंट में हमें अगर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको हम FFP बोलते हैं, वो अगर ट्रांसफ्यूज करना है, उसके लिए भी हमें ट्रांसफ्यूजन करना, तो प्रोसेस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, वो करनी होती है। नेक्स्ट हम रेट्स की बात करते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्यूजन फॉर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कि किस ब्लड के कंपोनेंट के लिए किस रेट पे हमें इन्फ्यूजन करना होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं होल ब्लड की एंड आरबीसीज। अगर या तो हम कंप्लीट ब्लड उस पेशेंट को चढ़ा रहे हैं या
केवल आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इन्फ्यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए जो टाइमिंग है, अगर एक यूनिट है उस एक यूनिट को 2 से 3 घंटे के अंदर हमें इन्फ्यूज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। अगर हम प्लेटलेट्स को इन्फ्यूज करना है तो 30 to 60 मिनट, आधा घंटा से 1 घंटे का जो टाइम होता है वो इन्फ्यूजन के लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP की, जो 200 ml पर हॉर्स के हिसाब से स्लो इन्फ्यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है क्रायो प्रेसिपिटेट CPP जिसको बोलते हैं। CPP का 1 to 2 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग इन्फ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट है ये होल ब्लड एंड रेड ब्लड सेल्स। जस्ट आपके सामने है प्लेटलेट्स जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, होल ब्लड है वो रेड कलर में दिखाई देता है। नेक्स्ट है FFP जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है क्रायो प्रेसिपिटेट। अब हम लोग बात करते हैं नर्सिंग असेसमेंट की, कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हम पेशेंट को असेस करेंगे बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। फर्स्ट है assess the patient for indication of the blood transfusion, verify the physician order for the type of blood product to be given, review the patient transfusion history, especially any reactions or pre-transfusion medications to be given, review to compare the because vital signs in the patient condition record in order to compare with vital sign during the transfusion। हमें vital signs को assess करना है। assess the type, integrity and patency of venous access, verify that a large bore catheter जो 18 gauge का हो सकता है has been used to prevent hemolysis, review hospital policy and procedure for administration of blood products। देखिए असेसमेंट की जो प्रोसेस है हम उसमें प्री असेसमेंट में देखेंगे। सबसे पहले हम असेस करेंगे कंसेंट फॉर्म। कंसेंट चेक करना है, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन मटेरियल है वो मंगवाना है ब्लड बैंक से। नेक्स्ट हम असेस करेंगे इंडिकेशंस, हम असेस करेंगे फिजिशियन ऑर्डर को, हम असेस करेंगे जो ब्लड का प्रोडक्ट है उसमें किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। कलर को असेस करेंगे हम लोग, हम लीकेज को असेस करेंगे हम असेस करेंगे कि ब्लड का प्रोडक्ट एक्सपायरी तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट की जो पास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हिस्ट्री है उसका असेसमेंट करेंगे, जिसमें स्पेशली हम देखेंगे कि किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन तो नहीं हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री ट्रांसफ्यूजन जो मेडिकेशंस है वो असेस करने के बाद में हम प्री ट्रांसफ्यूजन मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। वाइटल साइंस देखेंगे हम पेशेंट का, पहले, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंटिन्यू मॉनिटर करना है हमें वाइटल साइंस को। नेक्स्ट असेस करना है हमें इंटीग्रिटी, टाइप, पेटेंसी ऑफ द वेनस असेस, जहाँ पे हमें कैनुलेशन करना है उस कैनुलेशन की जगह को, उस वेन को, क्योंकि वेन हमें लार्ज वेन चाहिए उसमें। नेक्स्ट हमें जो कैनुला चाहिएगा 18 गोज का हम कैनुला लेंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो जो हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे जो एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हम लोगों को इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, असम्बल करना है। फर्स्ट बात करते हैं हमें एक क्लीन ट्रे कंटेनिंग, सबसे पहले हमें एक साफ स्टेराइल ट्रे कंटेन करनी है। अब उस ट्रे में हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट है ब्लड एडमिनिस्टर सेट विद फिल्टर, हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट जो है वो कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रावेनस सॉल्यूशंस ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड, जो
आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है नॉर्मल सलाइन 0.9% में, उसको हम लोग इंगेज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पोजेबल ग्लव्स का यूज करेंगे, एडेसिव टेप, आईवी लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरिंज। सिरिंज का हम यूज करेंगे विद डिस्टिल वाटर और नॉर्मल सलाइन, ये और हिपेरिन फ्लश इन केस ऑफ ब्लॉक इन द लाइन। मेडिकेशन कार्ड एज पर पॉलिसी हम देखेंगे ब्लड प्रोडक्ट इन द कंटेनर फॉर ट्रांसफ्यूजन अलोंग विद कंपेटेबिलिटी फॉर्म्स एंड ब्लड डिटेल्स। आईवी पोल का असेस करेंगे। स्टेराइल ट्रे कंटेनिंग इमरजेंसी मेडिकेशंस, ऐसी मेडिकेशंस जो किसी भी रिएक्शन के दौरान दी जाती हो, उन मेडिसिन का हम लोग असेंबल करेंगे। इन्फ्यूजन पंप, अगर आवश्यकता हो तो हम इन्फ्यूजन पंप को भी। नेक्स्ट बात करते हैं वाइटल साइन के लिए ट्रे, जो बीपी इक्विपमेंट हो गया। नेक्स्ट पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया। तो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स को असेस करने की जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी चीज़ आपके सामने है। देखिए ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए जो आईवी सेट होता है वो आपके सामने है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लव्स आपके सामने है, एनएस है। जो सैंपल ब्लड का सैंपल लेने के लिए जो हिपिनराइज जो सिरिंज है वो आपके सामने है। जो ब्लड कंटेन करने के लिए जो सैंपल के लिए जो कंटेनर होगा, ब्लड बोटल्स होगी, वो आपके सामने है। नेक्स्ट इन्फ्यूजन पंप है। इन्फ्यूजन पंप के साथ में जो ट्रे हम कलेक्ट करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट इमरजेंसी मेडिकेशन से आपके साथ में है। नेक्स्ट कैनुलेशन है 18 गोज का, ये एडेसिव टेप है, किडनी ट्रे है। तो अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्रोसीजर हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्या हमें प्रोसीजर करना है। हम प्रोसीजर के दौरान फर्स्ट वेरीफाई द फिजिशियन ऑर्डर फॉर द ट्रांसफ्यूजन। जो भी ऑर्डर फिजिशियन के द्वारा दिया गया है उस ऑर्डर को हम वेरीफाई करेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि पेशेंट को पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे प्रोसीजर होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, किस तरह की रिएक्शन हो सकती हैं और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। इन चीज़ों का हमें पेशेंट को अच्छे से प्रोसीजर के बारे में समझा देना है। नेक्स्ट बात करनी है इंश्योर दैट द कंसेंट फॉर्म आर साइंड। ये कंफर्म करना है कि पेशेंट ने कंसेंट साइन किया हो, चेक करना है नर्स को। इन्फॉर्म अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स, हमें डिजनिया को असेस करना है, चील्स को असेस करना है, हेडेक को असेस करना है, चेस्ट पेन्स को असेस करना है और किसी भी प्रकार की ईचिंग को असेस करना है। इन चीज़ों को हमें असेस करना है पेशेंट को ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द पेशेंट एंड आस्क हिम हर टू रिपोर्ट टू द नर्स। अगर ऐसा कुछ महसूस हो तो उन्हें कहे कि तुरंत नर्स को इन्फॉर्म करे। ऑब्टेन बेसलाइन वाइटल साइंस, जो टीपीआर बीपी है उसको पेशेंट को मेंटेन करना है, क्योंकि हाइपोटेंशन हो सकता है, टेकीकार्डिया हो सकता है, पेशेंट को हाइपर वोल्यूमिया हो सकता है पेशेंट को। तो इस कंडीशन के लिए कंटिन्यू ऑब्जर्व करना है बेसलाइन वाइटल साइंस का। नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंट का नाम, ब्लड ग्रुप एंड आरएच टाइप, क्रॉस मैच कॉम्पिटेबिलिटी, इन चीज़ों का पहले ही असेसमेंट कर लेना है। नेक्स्ट ब्लड का ग्रुप, पेशेंट का ब्लड ग्रुप और जो पेशेंट को जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है उस ब्लड ग्रुप को एक बार फिर से असेस कर लेना है कि वो सेम हो, डिफरेंट नहीं हो, नहीं तो जो रिएक्शन होगी उसको रिएक्शन को संभालना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोनर ब्लड ग्रुप एंड आरएच टाइप का, यूनिट एंड हॉस्पिटल नंबर का, एक्सपीरेशन डेट एंड टाइम ऑन ब्लड बैग, कि कितने तारीख को ब्लड का एक्सपायरी डेट है और जो टाइम और जो डेट है उस पर मेंशन है या नहीं है। टाइप ऑफ ब्लड प्रोडक्ट कंपेयर विद फिजिशियन और क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर ऑर्डर,
जो पर्सन, जो डॉक्टर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने ऑर्डर किया है, प्रिस्क्रिप्शन किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है जो ब्लड का प्रोडक्ट आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ क्लॉट इन ब्लड। ब्लड का जो बैग है उसमें असेस करेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई क्लॉट नहीं हो। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर। पेशेंट को ब्लैडर को एम्प्टी करने की, यूरिनेशन करने के लिए हम लोग असेस करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। कंटिन्यू वाइटल साइंस का मॉनिटर करना है, हैंड वॉश करना है और ग्लव्स को पहनना है। ओपन ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन किट, सेट एंड मूव रोलर क्लैंप्स टू ए क्लोज पोजीशन एंड एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। अब हम बात करते हैं फॉर सिंगल ट्यूबिंग सेट। अगर इस ट्यूबिंग सेट जो है वो सिंगल हो तो हम कैसे मैनेज करेंगे। स्पाइक ब्लड यूनिट्स, स्क्वीज ड्रिप चैम्बर्स एंड अलाउ द फिल्टर टू फिल विद ब्लड। जो फिल्टर है उसको कंप्लीट ब्लड से आधा भरेंगे। ओपन रोलर क्लैम्प्स एंड अलाउ ट्यूबिंग टू फिल विद ब्लड टू द हब। प्राइम अनोदर IV ट्यूबिंग विद नॉर्मल सलाइन एंड पिग्गी बैग it to the blood administration set with a needle and secure all connections with tape for double tubing set। अगर यह में पहले हमने बात की फॉर सिंगल ट्यूबिंग के लिए, अब हम बात करेंगे डबल ट्यूबिंग के लिए। स्पाइक द सेकंड इनटू द नॉर्मल सलाइन बैग और बोतल। स्क्वीज द ड्रिप चैम्बर एंड अलाउ द फिल्टर टू फिल द with normal saline। attach tubing to venous catheter using sterile precautions and open lower clamp। infuse the blood at a rate of 2 to 5 ml per minute। ये बात हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो शुरुआती जो 15 मिनट होंगे उनमें हमें जितना स्लो हो सके अप्रोक्सीमेट 2 से 5 ml पर मिनट के हिसाब से हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना है अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर। रिमेन विद द पेशेंट फॉर द फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स। हमें पेशेंट के साथ में रहना है 15 से 30 मिनट तक, स्पेशल ये तो रहना ही है। मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को प्रत्येक 5 मिनट में पूरे 15 मिनट तक। दी आफ्टर द इन्फ्यूजन इज कंप्लीटेड, जब इन्फ्यूजन कंप्लीट हो जाए उसके 1 घंटे बाद तक भी हमें पेशेंट के वाइटल साइंस को कंटिन्यू मॉनिटर करना है। आफ्टर द ब्लड हैज बीन इन्फ्यूज अलाउ द ट्यूबिंग टू क्लियर विद नॉर्मल सलाइन। जब कंप्लीट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो जो ब्लड का जो सेट है उसको हम क्लीन करेंगे या इन्फ्यूज़ करेंगे नॉर्मल सलाइन से। अप्रोप्रिएटली डिस्पोज ऑफ बैग, ट्यूबिंग एंड ग्लव्स, वॉश हैंड्स, डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर में प्रिक योर फिंगर और टेक ब्लड फ्रॉम योर आर्म टू टेस्ट योर ब्लड टाइप। ये चीज़ें हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में करना है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। समटाइम्स फॉर योर सेफ्टी ए सेकेंड ब्लड सैंपल विल बी ड्राउन टू कन्फर्म योर ब्लड टाइप। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन योर ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड पल्स रेट will be monitored। They will be taken 15 minutes before transfusion, 15 minutes after the start of transfusions and at the end of transfusions। 15 मिनट पहले असेस करना है, 15 मिनट तक कंटिन्यू असेस करना है और उसके बाद में लास्ट तक हमें पेशेंट के ब्लड जो वाइटल साइंस हैं उनको कंटिन्यू मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्लडिंग जो ट्रांसफ्यूजन है होता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है, एक साइड में सिंगल है, दूसरे साइड में डबल है, इसमें NS लगा हुआ है, एक साइड में ब्लड का कंटेनर लगा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की कि प्रोसीजर को किस प्रकार से हमें रिकॉर्ड करना है और किस प्रकार से रिपोर्ट करना है। रिकॉर्ड द डेट एंड टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट। फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे कि जब जिस टाइम जिस तारीख को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है ये मेंशन करना है। मेंशन द डिटेल्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन इंक्लूडिंग टाइप ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप, बैग नंबर, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, फ्लो रेट एंड एनी एडवर्स रिएक्शंस ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन्स। किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन हुई हो, बैग का नंबर लिखना है, स्टार्टिंग टाइम लिखना है, एंडिंग टाइम लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखना है, ब्लड का टाइप लिखना है
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग द वाइटल साइन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन। स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट करने के बाद में, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड आफ्टर द प्रोसीजर हमें पेशेंट के वाइटल साइंस को ऑब्जर्व करना है, बेसलाइन डाटा को असेस करना है, कंटिन्यू मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। फर्स्ट प्रायोरिटी जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की है, हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को किसी भी प्रकार की ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए। ऑब्जर्व करेंगे हम पेशेंट को लेबोरेटरी वैल्यूज़ के लिए। डिटरमाइन करेंगे हम लोग रेस्पॉन्स टू ट्रांसफ्यूजन। पेशेंट को किसी भी प्रकार की जो लेबोरेटरी वैल्यू है उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन तो नहीं हुआ है। मॉनिटर करेंगे हम आईवी साइट को। स्टेटस करेंगे इन्फ्यूजन ईच टाइम व्हेन वाइटल साइन आर टेकन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और किस तरह से हम लोग इनको आइडेंटिफाई करेंगे। पहला कॉम्प्लिकेशन जो मोस्ट कॉमन हो सकता है, हम बात करेंगे एलर्जिक रिएक्शंस। जैसा सब लोग जानते हैं, जब एलर्जिक रिएक्शंस होगी तो सबसे पहले रासेस होंगे, फ्लैशिंग होगी, हाइव्स होगा, प्रूराइटिस होगा, लैरिंजियल एडिमा हो सकता है एंड डिस्निया हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम मैनेजमेंट क्या करेंगे नर्सिंग में, स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किसी भी प्रकार की अगर ब्लड रिएक्शन होती है और उसके कोई भी साइन सिम्टम हमें नज़र आते हैं तो सबसे पहला कार्य जो एक नर्स को करना है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को हम लोगों को स्टॉप करना है। तो इसके लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो चल रहा है पेशेंट का इमीडिएटली स्टॉप करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर नॉन हीमोलाइटिक फेब्राइल रिएक्शन होती है तो इसके हमें साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सडन चिल्स होगा पेशेंट को, फीवर होगा, फ्लैशिंग होगा, हेडेक होगा एंड एंजाइटी होगी। ये पेशेंट को साइन सिम्टम्स दिखेंगे। इसके मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, कीप वेन ओपन विद द नॉर्मल सलाइन। हम नॉर्मल सलाइन से जो वेन्स हैं उनको ओपन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेप्टिक रिएक्शंस की। इसके साइन सिम्टम्स में हमें दिखेगा रैपिड ऑनसेट ऑफ चिल्स, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन एंड फीवर। अगर ये साइन सिम्टम हमें दिखते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो नर्सिंग कंसर्न है वो हम करेंगे नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेटरी ओवरलोड का। किसी पेशेंट को अगर कंटिन्यूअस ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमन रिस्क है वो रिस्क होती है सर्कुलेटरी ओवरलोड। इस कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए जो साइन सिम्टम्स हमें फर्स्ट में दिखेंगे, कफ होगा, खांसी चलेगी पेशेंट को, डिस्निया होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, जो नेक की जो वेन्स हैं वो उभरी हुई दिखाई देगी हमें, क्रेकल साउंड सुनाई देगा। ये इम्पोर्टेंट है, हमें जो सुनाई देगा वो क्रेकल साउंड सुनाई देगा एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जो राइज जो ब्लड प्रेशर है वो हमें असेस होगा। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में हम करेंगे एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामाइन पेरेंटरली एज नीडेड एंड एज पर ऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर किसी प्रकार की हीमोलाइटिक रिएक्शंस होती है तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, लो बैक पेन। पेशेंट को पीठ में हल्का हल्का दर्द होगा, टेकीपनिया हो सकता है, तेजी से सांस ले सकता है पेशेंट, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो सकता है पेशेंट का। मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, सेम एज एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामाइंस पेरेंटरली। अब हम बात करते हैं सैंपल डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। टाइम हम मैनेजमेंट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को, पेशेंट को इंश्योर करेंगे कंसेंट के लिए साइन हुआ है या नहीं हुआ है, इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को ब्लेडर को एम्पिटी करने के लिए, चेक करेंगे बैग का नंबर, ब्लड ग्रुपिंग को क्रॉस मैच करेंगे। आफ्टर प्री मेडिकेशन करेंगे हम लोग असेस करेंगे होल ब्लड, बी पॉजिटिव, बैग नंबर, वाज ट्रांसफ्यूज टू मिस्टर एक्स। तो जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको असेस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में है। जितना तुमने सुना